सो कैसे आप लोग। आज हम अपने कॉन्सेप्ट रिलेटेड सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बात करने वाले हैं, किस के बारे में? ये अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है, फिर पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन वाइज क्या क्या इंपैक्ट होता है बिजनेस में, उन इंपैक्ट को स्टडी करेंगे, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट होता है, एंड लास्टली हम अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एक बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा टॉपिक, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है, बच्चों को लगता है कि पता नहीं कौन सी बड़ी हवा है। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं विथ अ कॉन्सेप्ट। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसे जानने से पहले एक चीज जान लो। अगर मान लो ये हैं मिस्टर राजन, इस मिस्टर राजन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, से एक शॉप स्टार्ट किया। अब देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें बिजनेस करने के लिए बहुत सारे एसेट्स चाहिए होते हैं ना। अगर तुम कोई भी बिजनेस करो, उस बिजनेस में फर्नीचर चाहिए, कुछ स्टॉक चाहिए, लोग उधारी देंगे, डेटर्स आएंगे, कैश चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, तो बहुत सारे एसेट्स चाहिए। किसमें? कोई भी बिजनेस करते हो तुम्हें क्या चाहिए? एसेट। मान लो इस बिजनेस में एसेट की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की। अब ये हमने याद करो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग हैं तो बिजनेस के पास एसेट कहां से आएगा? तो राजन ने क्या किया, इन्होंने अपने सोर्सेस से, ओन सोर्स से फंडिंग कर दी। कितनी? 6 लाख की। और इनका एक फ्रेंड है, मान लो विपिन। विपिन से इन्होंने क्या किया? लोन ले लिया। कितना? 4 लाख का। ठीक है, अब ये जो 10 लाख का एसेट है, इसमें से 6 लाख किसको बिलोंग करता है? तो 6 लाख एसेट बिलोंग करेगा किसको? ओनर को। और 4 लाख किसको? एक फ्रेंड जिसने लोन लिया था। कोई भी याद करो, हमने डिस्कस किया था, कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी ओनर, ये राजन कौन है? बिजनेस के ओनर है। ओनर जो अपने पैसे लगाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं कैपिटल। इसको हम क्या बोलेंगे? लोन, या याद करो इसे हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। जब मैं तुम्हें बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट बता रहा था, तुम्हें मैंने याद करो बताया था गीता का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गीता कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखो, इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं, तुमने जो लिया इस दुनिया से लिया, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। सिमिलरली बिजनेस का कुछ भी अपना नहीं होता। बिजनेस के पास जो भी एसेट होते हैं ना, अगर इस दुनिया में रियली कोई फॉलो करता है गीता कॉन्सेप्ट, तो कौन फॉलो करता है? हमारा बिजनेस फॉलो करता है। बिजनेस के पास जितने भी एसेट होते हैं, वो एसेट दो लोगों के पैसे से आते हैं, खुद का बिजनेस का कुछ नहीं होता। याद करो, जब मैं तुम्हें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता उस वक्त ये बताया था कि बिजनेस क्या होता है? एक गुलाम होता है। चलो मैं वापस से रिकॉल करा देता हूं। मान लो ये है एक व्यक्ति, नाम है विपुल। विपुल को राह चलते एक चिराग मिला। ठीक है, याद है, जादुई चिराग मिला इनको। इन्होंने चिराग को रगड़ा तो इससे एक जिन पैदा हुआ। जी, ठीक है। और जिन ने बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? विपुल ने बोला, देखो आज के डेट में सबको क्या चाहिए? जिन्नी, मुझे ना मनी चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन वो पैसे रेगुलर चाहिए। और लड़का अच्छा है, बोला मुझे लीगल तरीके से चाहिए। जिनी को आइडिया आया, जिनी ने बोला ओके, और जिनी ने अपने आप को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। याद है, ऐसी स्टोरी मैंने तुमको ऑलरेडी सुना रखी है। कब?
जब हम बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग क्या है पढ़ रहे थे। तो अब ये जो ओनर है, कौन, इस दुकान के जो ओनर है, इनको हम सेपरेट मानते हैं। और ये जिनी ही तो अपने आप को बिजनेस में कन्वर्ट किया। जिनी कौन था? जिनी गुलाम था, यानी बिजनेस भी क्या है? गुलाम है। किसका गुलाम है? बिजनेसमैन का गुलाम है। तो इस बिजनेस के पास जो कुछ भी है वो उसका खुद का नहीं, गुलाम का खुद का नहीं होता। वो या तो उसके मालिक का है, यानी जो बिजनेसमैन का है, या फिर बिजनेसमैन ने किससे कर्जे लेके इसको दिए हैं। ठीक है। और गुलाम क्या करता है? जो भी प्रॉफिट कमाता है अपने मालिक को दे देता है, खुद कुछ नहीं रखता। आई होप मेरी बात समझ में आई। अब हम इस चैप्टर में ये चेक करने वाले हैं कि जितना भी इसके पास एसेट आया, अगर एसेट बढ़ा तो वो एसेट में कितना पोर्शन ओनर का है, कितना पोर्शन आउटसाइडर का है। यानी एट द एवरी टाइम जो उसका पैसा होगा, जो उसका एसेट होगा, इट मस्ट बी फाइनेंस फ्रॉम टू सोर्सेस, आइदर कैपिटल और लायबिलिटीज। इसी चीज को हम बार बार चेक करेंगे, स्टडी करेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुआ तो इन इक्वेशन पे, इन तीनों पे, किस पे, एसेट पे, लायबिलिटीज पे, कैपिटल पे क्या इंपैक्ट हुआ। इस इंपैक्ट को स्टडी करना ही अकाउंटिंग इक्वेशन है। आई होप मेरी बात समझ में आई कुछ कुछ। तो जो जो मैंने लिखा उसको एक बार और डेफिनेशन वाइज हम देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल याद है ना? नहीं याद है? डोंट वरी, आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक बार रिकॉल और दोबारा करा दूंगा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो इफेक्ट होगा, और अब हम इसका आगे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ये शो करता है कि फॉर्म का द एसेट ऑफ फॉर्म आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड द कैपिटल। तो मैंने अभी क्या बताया तुमको? हमने डिस्कस किया मेनली सॉरी यहां छूट गया, मेनली there are two sources from which finance can be arranged to purchase assets, है ना? दो सोर्सेस होते हैं जहां से हम एसेट परचेज करते हैं। ठीक है। एक सोर्स क्या होता है? फ्रॉम ओनर्स ओन फंड, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। और दूसरा क्या होता है? फ्रॉम आउटसाइडर्स, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। आई होप मेरी बात समझ में आई। हैंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त, यानी कि हर समय, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, टोटल ऑफ business assets must be equal to capital and liabilities। हर वक्त क्या होगा? जो बिजनेस का एसेट है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होगा। दैट इज फिक्स्ड। ठीक है। ये मैं यहां लिख देता हूं, दिस रिलेशन इफ एक्सप्रेस्ड, अगर इसी रिश्ते को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दें, है ना, तो ये एसेट लायबिलिटीज के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? अगर इसी रिश्ते को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप समझ में आया। ठीक है। इसके पीछे आइडिया क्या है? द आइडिया बिहाइंड
दिस equation is that a business has nothing own। जो मैंने बताया, एक बिजनेस का खुद का कुछ नहीं होता, बिजनेस एक गुलाम होता है किसका? बिजनेस मैन का। ठीक है, whatsoever, इसके पास जो भी है, it is because of money given by outsiders or owner। है ना? कोई डाउट? तो प्लस हम इसमें क्या स्टडी करते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, इन तीन चीजों पे उसका पक्का इंपैक्ट आएगा। तीन चीजें कौन कौन? एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज। इसी चीज को हम स्टडी करना, चेक करना, ये इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। तो पहले हमने ये जाना कि किसी भी बिजनेस के पास फाइनेंस अरेंज करने का, एसेट एक्वायर करने के दो सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। एक, या तो वो ओनर से लेगा, जो उसका बिजनेस है उससे लेगा, बिजनेसमैन है उससे लेगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। या वो कहां से लाएगा? आउटसाइडर से, जिसको हम बोलते हैं डेब्ट या लायबिलिटीज। बिजनेस में जितने भी एसेट है, वो एसेट बिजनेस का खुद का नहीं होता, उस एसेट पे क्लेम होता है या तो ओनर का या आउटसाइडर का। इसी क्लेम को, इसी चीज को स्टडी करना अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो समझ में आया कि जितनी चीजें आप कॉपी कर लें। ठीक है, यानी हमने अल्टीमेटली ये पढ़ा कि एसेट, ये पढ़ा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, सॉरी लायबिलिटीज एंड डेब्ट प्लस कैपिटल। यानी कि हम एक चीज और बोल सकते हैं, और एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी। याद होगा आपको, हमने टोटल इक्विटी के बारे में पढ़ा था कि इक्विटी क्या होता है? इट इज द क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स, चाहे वो क्लेम ओनर का हो, चाहे वो क्लेम आउटसाइडर का हो। जो आउटसाइडर क्लेम करते हैं उनको हम लायबिलिटीज बोलते हैं, जो ओनर का क्लेम होता है उसको हम एसेट बोलते हैं। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर तुमने पढ़ा ही, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर मुझे अपना पैसा जानना है तो मैं क्या चेक करूंगा कि मेरे बिजनेस में टोटल एसेट कितना है। से मेरे बिजनेस में टोटल एसेट 10 लाख का है, यानी अगर मैं आज के डेट में सब कुछ सेल आउट करता हूं तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। बाहर वालों का आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख, मुझे बाहर वालों को 4 लाख पे करना होगा। मेरे पॉकेट में कितने पैसे आएंगे? 6 लाख आएंगे, जो मेरे पॉकेट में आए उन्हीं को हम कैपिटल बोलते हैं। यानी कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। है ना? तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। यहां तक डाउट? नो डाउट। सो लिख लिया आप लोगों ने? यस। तो आगे चलें। अब देखो, यहां पर मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए बना दिया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है बहुत डिटेल हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। हमारा एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसके अंदर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जान लो, एक स्टेटमेंट है, एक साइड में हम बिजनेस के पास जितने भी एसेट हैं वो लिखते हैं, और दूसरे साइड में इन एसेट को कहां से फंड किया गया, इनके सोर्सेस क्या है वो लिखते हैं। और सोर्सेस क्या हो सकता है? देखो, कैपिटल, और ये सारे क्या हो गए? आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लायबिलिटीज, पॉपुलरली सिर्फ लायबिलिटीज बोलते हैं। ओके, और याद रखना कि हर पॉइंट, हर बार मतलब हर बार 99.999 नहीं, 100% टाइम्स में
टोटल एसेट, ये जो टोटल है ना, ये टोटल और ये टोटल हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि रीजन मैंने बताया, जितने एसेट आएंगे वो दो लोग से ही आएंगे, या तो कैपिटल से या फिर उन बाहर वाले पैसे से, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट करने से हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हुआ, क्या असर हुआ, या ब्रॉडली इन पे क्या असर हुआ, इसको स्टडी करना ही अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये है तुम्हारा एक तराजू, तराजू मान लो जिसे वजन करते हैं। अगर यहां पे भी कुछ नहीं हो, जीरो हो, और यहां पर भी जीरो हो, तो क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे ना, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी 10 केजी डाल दूं और यहां पर भी 10 केजी डाल दूं, अगेन बराबर होंगे। तो याद रखना, अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तब भी ये बराबर होगा। इसको मान लेते हैं एसेट साइड और इसको मान लेते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। हर बार कोई भी इवेंट हुआ तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, उसका अल्टीमेट इफेक्ट यही होगा, ठीक है। कैसे? ये हम डुअल एस में पढ़े थे, आगे आते हैं कैसे। अब देखो, अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंट, देयर टू मेन कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के पीछे यूज होता है। एंड पहले का नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरे का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट यूज होता है। पहले आते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, जिसको हम पॉपुलर डबल एंट्री सिस्टम ही बोलते हैं, ये बेस्ड किस पे है? डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, हर चीज के पीछे दो एस्पेक्ट हुआ। एग्जांपल, अगर मान लो हमने परचेज अ कार, कार परचेज किया, तो हमारे पास से कैश, हमारा कैश बैलेंस घटेगा, यानी क्या होगा? पैसा जाएगा और हमारे पास कार आएगा, यस और नो। सिमिलरली हमने सैलरी पे की तो कैश जाएगा और सैलरी यानी कि सर्विसेज हमने लिया, तो हर ट्रांजेक्शन कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। ये बोलता है कौन? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नो डाउट, यही दो इफेक्ट हम यहां अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा यूज होता है, ये देखो क्या, मान लो ये है हमारे रामू काका। रामू काका ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया अपना, रामू शॉप खोला। इस बिजनेस में पक्का इनका कुछ एसेट होगा। तो ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है, ये बिजनेस एंटिटी को, सॉरी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये जो रामू काका हैं, ये जो रामू काका हैं, जो कौन है? ओनर है। और ये जो शॉप है, हमारा बिजनेस है, बोथ आर डिफरेंट। इस शॉप का अपना खुद की एंटिटी, खुद की पहचान है। देखो, रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, अगर कोई से समोसा बेचता है
से गुप्ता नाम का एक व्यक्ति समोसा बेचता, तो हमको मालूम है इसका नाम गुप्ता है, बट हम क्या बोलते हैं, समोसा वाला। कोई दूध बेचता बोलते हैं दूध वाला, है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को मिलाओ मत, उनको अलग रखो, बोथ आर डिफरेंट, और बिजनेस की खुद की एंटिटी है, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। एंड अकाउंटिंग किसकी की जाती है, ये बोलता कि अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की होगी, बिजनेसमैन की नहीं होगी। बिजनेसमैन रियल लाइफ में क्या कर रहा है उससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस में क्या हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड नॉट बिजनेसमैन। इसीलिए इसने जो पैसे लगाए हैं, जो इसने कैश लगाया, उस कैश को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, और इस कैपिटल को हम लायबिलिटीज मानते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अदरवाइज खुद सोच के देखो, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो वो उसका एसेट हुआ, उससे पैसे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, दैट्स व्हाई हम कैपिटल को क्या मानते हैं, लायबिलिटीज मानते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट बोथ बिजनेस, जो मैंने बताया, एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्संस, एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस नॉट बिजनेस। समझ में आया, ये दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या क्या इफेक्ट डालता है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में बताया था, 3 पार्ट में ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 मीनिंग, जो अभी हमने खत्म किया। पार्ट 2 किसी भी ट्रांजेक्शन का हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट हुआ वो स्टडी करना। पार्ट 3 उसके न्यूमेरिकल्स करना। ठीक है, तो हम पार्ट 2 में आ गए। देखो हमारे किसी बिजनेस में 3 चीजें होगी, हमने डिस्कस किया, एसेट, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स। मान लो अगर हमने, तुमसे कभी एग्जाम में पूछता है कि इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज अदर एसेट, इसका कोई एग्जांपल बताओ, यानी कि ऐसा कुछ बताओ जिससे कि एक एसेट बढ़े और एक एसेट घटे, यानी एसेट साइड में ही उसका इंपैक्ट हो। ठीक है, से उसका एग्जांपल है, मान लो परचेज गुड्स इन कैश। अगर हम सामान परचेज करते हैं, देखो ये तुम्हारा कैश है, ठीक है, स्टॉक है। अगर सामान परचेज करोगे तो क्या होगा, कैश तुम्हारे पास से जाएगा, है ना, स्टॉक आएगा, यानी एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है। मिला, ठीक है। अगर ऐसा मान लीजिए पूछा कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिससे कि एक एसेट घटे और सिमिलटेनियसली दूसरा एसेट, सॉरी, एक एसेट बढ़े और सिमिलटेनियसली दूसरा एसेट घटे, तो एग्जांपल क्या होगा, परचेज गुड्स इन कैश, है ना। एनी डाउट? दूसरा एग्जांपल आते हैं इसी का, और क्या होगा, मान लो परचेज फर्नीचर इन कैश, तो क्या होगा, कैश बैलेंस घटेगा और फर्नीचर का बैलेंस बढ़ेगा, यानी दोनों इंपैक्ट कहां हुआ है, एसेट साइड में। मिला, समझ में आया? ओके। तीसरा, सेम एग्जांपल, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर मान लो हम सामान उधारी बेचते हैं, हमारे पास स्टॉक मान लो 1 लाख का था, हमने उसमें 40 जगह स्टॉक किसी को बेच दिया, तो स्टॉक का बैलेंस घटेगा, है ना, और डेटा का बैलेंस बढ़ेगा। अब आते हैं कि अगर मान लो एक ऐसा एग्जांपल जहां से एक एसेट बढ़े और साथ ही साथ एक लायबिलिटीज भी बढ़े, यानी कि दोनों साइड इफेक्ट हो, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो अगर हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो हमारे पास स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा, स्टॉक आया, और एट द सेम टाइम हमारा क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटीज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में बेसिकली क्या करता है, हमें ये दे देता है, बोलता है कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिससे कि एक एसेट और एक लायबिलिटी बढ़े, तो तुमको ये लिखना है, और ये तो उसका इंपैक्ट हो गया। मान लो बोलता है कि एक ऐसा एग्जाम बताओ जिससे कि एक एसेट घटे और साथ में लायबिलिटीज भी घटे, सिंपली पे टू द क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, तो क्या होगा, कैश बैलेंस हमारा घटेगा और साथ में बैंक बैलेंस भी, सॉरी, क्रेडिटर्स भी घटेंगे। को डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल और ओनर्स इक्विटी। अगर ऐसा कुछ पूछे, सिंपल एग्जांपल है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, या कैश का इन्वेस्टमेंट बिजनेस, या कैपिटल इंट्रोड्यूस टू बिजनेस, दोनों क्या होगा, कैश का बैलेंस बढ़ेगा, एट द सेम टाइम कैपिटल का बैलेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लो बोला डिक्रीज इन एसेट एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन कैपिटल, कुछ ऐसा जिससे कि एसेट भी घटे और कैपिटल भी घटे, सिंपली
कैश रिटर्न फॉर पर्सनल यूज यानी ड्राइंग कर लो तो क्या होगा, कैश घटेगा और साथ ही साथ कैपिटल भी घटेगा, है ना। एनी डाउट? नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटीज, दोनों इंपैक्ट लायबिलिटीज पे ही होगा। जैसे कि सेटलमेंट क्रेडिटर बाय इशूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करके हमने क्रेडिटर को सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स भी घटेगा, क्रेडिटर्स घटेगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज